सो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने मॉडिफाइड फार्मूला को स्टॉप कर दिया था, नहीं समझा था, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऐसा बताया गया था। तो आज हम आ गए हैं इस नए फार्मूला के अंदर, मॉडिफाइड ब्रुक फार्मूला, राइट। मॉडिफाइड ब्रुक फार्मूला। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि ओल्ड फार्मूला और मॉडिफाइड फार्मूला में क्या डिफरेंस आ गया है, आज हम ये देखेंगे। तो दोनों फार्मूला हमें याद होने चाहिए, राइट। एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोनों फार्मूला में क्या डिफरेंस है, यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट 24 आवर्स और यहाँ मैंने लिखा है सेकेंड 24 आवर्स, राइट। सेकेंड 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स एंड फर्स्ट 24 आवर्स एंड सेकेंड 24 आवर्स। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ब्रुक सर जो है हमारे, राइट, ब्रुक सर के अकॉर्डिंग इन्होंने जो कल हमारी पिछली क्लास में इन्होंने क्या बताया था कि जो अपना फॉर्मूला है वो फ्लूइड कितना देना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा था कि सर आप 1.5 ml पर kg पर TBS है, 1.5 ml पर kg पर TBS है, तो आप क्या दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट दीजिए, राइट। और 0.5 ml, आधा ml पर kg पर TBS है, आप कोलाइड दे सकते हैं, ब्लड या प्लाज्मा या इस तरह से चीज़ें आप कैलकुलेट करके दे सकते हो फर्स्ट 24 आवर के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इन्होंने बताया था कि फर्स्ट हाफ वॉल्यूम 8 आवर्स के अंदर और सेकेंड हाफ वॉल्यूम जो है वो 16 आवर्स के अंदर आपको देना है। और ये हमने पिछली ओल्ड फार्मूला के अंदर देखा था, ब्रुक फार्मूला के अंदर हमने ये देखा था। आज हम देखेंगे मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ ब्रुक। ब्रुक का मॉडिफाइड फार्मूला अभी जो चल रहा है, राइट, वो इस तरह से क्या डिफरेंस इसमें आया है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, राइट, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या चेंजेस कर दिए कि 1.5 ml की जगह इन्होंने 2 ml कर दिया। 2 ml kg पर TBS है, 2 ml पर kg पर TBS है, 2 ml पर kg पर TBS है। आपको देना है, क्या देना है, इलेक्ट्रोलाइट देना है। क्या देना है, इलेक्ट्रोलाइट देना है। 1.5 mg का 2 ml इन्होंने कर दिया मॉडिफाइड के अंदर। और दूसरा इन्होंने ये डिफरेंस कर दिया कि जो कोलाइड और डेक्सट्रोज थे वो फर्स्ट 24 आवर में नहीं देने हैं, फर्स्ट 24 आवर में नहीं देने हैं, पेशेंट को स्टेबल हो जाने दो। इनका ये कहना है, मॉडिफाइड करने वाले जो भी सर हैं उन मॉडिफाइड करने वाले लोगों का ये कहना है कि फर्स्ट डे में आप जो EC और डेक्सट्रोज दे रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट्स, कोलाइड्स और डेक्सट्रोज जो दे रहे थे, तो उसकी जगह आप क्या करो, फर्स्ट 24 आवर के अंदर 1.5 ml की जगह इलेक्ट्रोलाइट 2 ml दे दो। लेकिन फर्स्ट डे आप कोलाइड मत दो और डेक्सट्रोज मत दो, फर्स्ट डे मत दो, फर्स्ट 24 आवर में मत दो। तो कब देना है, ये आप दे दो सेकेंड 24 आवर में दे दो। कब दे दो, यही वाली चीज कब दे दो, सेकेंड 24 आवर में। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि सेकेंड 24 आवर के अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो इस तरह से होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होना चाहिए, 0.3 to 0.5 ml, 0.3 to 0.5 ml पर kg पर TBS के फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आपको देना है। लेकिन सेकेंड 24 आवर के अंदर देना है, सेकेंड 24 आवर के अंदर आपको देना है, राइट। ये यहाँ पे हमने जितना मैटर लिखा है जब फर्स्ट डे का ही था और सेकेंड में तो हम उसका हाफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको फर्स्ट डे तो ये चीज़ें नहीं देनी है, सेकेंड डे ये चीज़ देनी है। क्या देनी है, कोलाइड देना है। तो ये कोलाइड का फॉर्मूला इस तरह से, कोलाइड का वॉल्यूम आपको डिसाइड करना है। ये मॉडिफाइड ब्रुक फॉर्मूला के अंतर्गत है। इसके बाद जो आप डेक्सट्रोज दे रहे हो इसकी जगह टाइट्रेट दो। आप क्या दो, टाइट्रेट क्यों दो, टू मेंटेन यूरिन आउटपुट, टू मेंटेन यूरिन आउटपुट, राइट। तो ब्रुक सर ने और पार्कलैंड सर ने और जो अपने ये इवान सर जो है उन सब ने तो फ्लूइड देने की ही बात करी और फर्स्ट 24 आवर्स में देने की और सेकेंड 24 आवर्स में देने की बात करी। लेकिन ब्रुक फार्मूला सर ने ये कहा कि फर्स्ट 24 आवर में दो, सेकेंड 24 आवर में दो। लेकिन मॉडिफाइड ब्रुक फार्मूला, मॉडिफाइड फार्मूला में क्या कहा गया कि
जो फर्स्ट में वॉल्यूम देते हो इलेक्ट्रोलाइट ही दो, और जो कोलॉइड और डेक्सट्रोज देते हो इसको आप सेकेंड डे में दो, राइट, सेकेंड डे में दो। एक बात तो ये, दूसरा ये कि यहां पर फ्लूइड तो आप दे रहे हो, यूरिन आउटपुट भी तो आना चाहिए, राइट, जितना फ्लूइड आप दे रहे हो तो यूरिन भी तो उसका बनना चाहिए, राइट। यूरिन जब बनेगा तब उसके वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलेंगे? क्रिएटिनिन कैसे बाहर निकलेगा? यूरिया कैसे बाहर निकलेगा? जब ये बाहर नहीं निकलेंगे तो वो बर्न के इंजर्ड और डैमेज्ड एरिया को ज़्यादा इरिटेट करेंगे और वुंड हीलिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर, राइट, अब आपको, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं मॉडिफाइड फार्मूला के अंदर, राइट। तो यूरिन आउटपुट को भी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है? टाइट्रेट देना है, डेक्सट्रोज की जगह टाइट्रेट देना है, ताकि पेशेंट का यूरिन भी पास होता रहे, यूरिन का आउटपुट जो है वो मेंटेन होता रहे। तो इस तरह से ये ब्रुक फार्मूला हो गए। और अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट में हमने ये सारी चीज़ें देखी। मैनेजमेंट के अंदर मीन्स रिहाइड्रेशन के लिए हमने 3 तरह के फॉर्मूले, 4 तरह के फॉर्मूले देखे, और एक मॉडिफाइड मीन्स टोटल 5 फॉर्मूले हमने देखे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट में पार्कलेट फॉर्मूला देंगे, जिसके अंदर ECG इलेक्ट्रोलाइट जो हम देते हैं वो 4 ml पर kg पर बॉडी वेट देते हैं। यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करके बता दे रहा हूँ। जो पार्कलेट फार्मूला के अंदर 4 ml पर kg पर TPA से हम देते हैं, राइट। दूसरा इवान की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट कितना देते हैं, कोलेट कितना देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हम 1 ml पर kg पर TPA से देते हैं, और कोलेट भी 1 ml पर kg पर TPA से देते हैं। और डेक्सट्रोज जो है वो 5% देते हैं और 200 ml देते हैं, राइट। और जो ब्रुक फार्मूला है, ब्रुक फार्मूला के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट कितना देते हैं, कोलेट कितना देते हैं, डेक्सट्रोज कितना देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर अपन 1.5 ml पर kg पर TPA से देंगे, और कोलेट जो है वो 0.5 ml पर kg पर TPA से देंगे, राइट। और डेक्सट्रोज जो है वो 2000 ml यहाँ पर देते हैं, कॉमन है। लेकिन मॉडिफाइड ब्रुक फार्मूला के अंदर क्या है? मॉडिफाइड ब्रुक फार्मूला के अंदर ये है कि इलेक्ट्रोलाइट ही आपको देना है 2 ml पर kg पर TPA से देना है, और सेकेंड 24 आवर के अंदर आपको 0.3 to 0.5 ml क्या देना है? क्या देना है आपको? सेकेंड 24 आवर के अंदर इस वॉल्यूम में कोलॉइड देना है। क्या देना है? कोलॉइड देना है। और डेक्सट्रोज की जगह टाइट्रेट देना है, और टाइट्रेट क्यों देना है? यूरिन आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड 24 आवर के अंदर हाफ कर देते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड 24 आवर के अंदर हाफ कर देते हैं, ठीक है, या 1/3 हम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन में आपको देखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि रिहाइड्रेशन के बाद अदर क्या मैनेजमेंट किए जाएं। रिहाइड्रेशन के बाद अदर और बर्न के अंदर क्या मैनेजमेंट किए जाएं। तो इसमें फर्स्ट अपना रहता है वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट, राइट। वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड मिस्ट थेरेपी टू क्लीन एंड स्टिमुलेट द वुंड टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है? वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। अदर ट्रीटमेंट्स जिसके अंदर पहला है वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट, राइट। हेडिंग लिखिए वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड मिस्ट थेरेपी इसमें दी जाती है। क्या दी जाती है? अल्ट्रासाउंड मिस्ट थेरेपी इसमें दी जाती है। और ये अल्ट्रासाउंड मिस्ट थेरेपी क्यों देते हैं? टिश्यू और वुंड को क्लीन करने के लिए, राइट। वुंड और टिश्यू को क्लीन करने के लिए, टू क्लीन वुंड एंड स्टिमुलेट टिश्यू। आपको ये इस तरह से लिखना है। अब मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर आप इसको नोट्स को लिखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड मिस्ट थेरेपी जब वुंड पर दी जाती है तो ये वुंड को क्लीन करता है और उस टिश्यू को रिकवरी के लिए, राइट, फंक्शन को वापस रिस्टोर करने के लिए
रिहेबिलिटेशन के लिए, वुंड को वापस रीजनरेशन, वुंड को मीन्स टिश्यू को वापस बनाने के लिए, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने के लिए ये थेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पर आप लिखिए, नोट्स लिखिए, वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट, एरो करके लिखना है, वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट, इसमें एरो करके लिखना है, इसमें लिखना है यूज ऑफ टेक्निक सच एज अल्ट्रासाउंड, मिस्ट थेरेपी टू क्लीन, मिस्ट की स्पेलिंग MIST, अल्ट्रासाउंड मिस्ट थेरेपी टू क्लीन and stimulate the wound tissue, ओके। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट। सेकेंड लिखिए फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है, फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, फ्लूइड देंगे। वैसे फ्लूइड के फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फ्लूइड देंगे ये चीज़ तो अपन मैनेजमेंट के अंदर लिख सकते हैं, राइट। फ्लूइड सेकंड, इसके अंदर लिखिए इंट्रावेनस फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्ट्रेशन to maintain the electrolyte balance, and electrolytes are administered, ऐसा लिख सकते हो आप, electrolyte are administered to maintain electrolyte balance। थर्ड पॉइंट एनाल्जेसिक्स, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे एनाल्जेसिक्स, एरो करके लिखना है। हीलिंग बर्न, हीलिंग HEALING, एनाल्जेसिक्स में एरो करके लिखना है, एनाल्जेसिक्स इसमें एरो करके लिखना है। हीलिंग बर्न कैन बी इनक्रेडिबल, हीलिंग बर्न, ठीक है, मतलब जो वुंड है वो सही होता हुआ, वुंड की हीलिंग होती हुई जो बर्न रहता है, हीलिंग बर्न कैन बी इनक्रेडिबली पेनफुल, हीलिंग बर्न जो होता है उसमें पेन धीरे धीरे बढ़ सकता है, तो इसीलिए एनाल्जेसिक आपको देना है। तो एनाल्जेसिक्स के एरो में आपको क्या लिखना है, हीलिंग बर्न कैन बी इनक्रेडिबली पेनफुल, फुल स्टॉप, so there is need of morphine and anti-anxiety medications, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखिए बर्न क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा बर्न क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स। फोर्थ पॉइंट बर्न क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स, क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स, राइट। और क्रीम और ऑइंटमेंट के लिए बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर सल्फर डाइजीन, राइट। तो इसमें लिखिए local application of silver sulfadiazine helps to heal burn wound, helps to heal burn injury,
बर्न इंजरी को हील होने के लिए सिल्वर सल्फाडाइजिन का लोकल एप्लीकेशन दिया जाता है। तो आप क्या लिख रहे हो कि सिल्वर सल्फाडाइजिन इज एडमिनिस्ट्रेड लोकल एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर सल्फाडाइजिन टू हील द बर्न इंजुरी बाय इनहिबिटिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्या लिखेंगे? बाय इनहिबिटिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बाय इनहिबिटिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की रिस्क को कम करके वुंड को हील करने के लिए जो क्रीम लगाया जाता है वो है सिल्वर सल्फाडाइजिन, राइट। सिल्वर सल्फाडाइजिन की स्पेलिंग इस तरह से रहेगी, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, राइट, सिल्वर सल्फाडाइजिन। ये एक इम्पोर्टेंट क्रीम है जो कि अक्सर बर्न पेशेंट को बिना सोचे लगा ही देते हैं। इसके बाद एक क्रीम है बैक्ट्रीम। ये आप अलग से एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो बैक्ट्रीम, ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा बैक्ट्रीम। ओके, इस तरह की जो क्रीमें हैं वो स्पेशली बर्न वुंड में यूज़ की जाती है। फिर नियोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, ये सब एंटीबायोटिक क्रीम जो स्किन के लिए यूज़ की जाती है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, राइट। आगे बढ़ेंगे, ड्रेसिंग। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है? बर्न पेशेंट को ड्रेस करना है, ड्रेसिंग करनी है। बर्न पेशेंट का जो वुंड है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उस पर इन्फेक्शन और लॉस ऑफ ब्लड और पेन, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए या उनसे बचने के लिए हम क्या देते हैं? ड्रेसिंग, बर्न ड्रेसिंग की जाती है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना रहता है ड्रेसिंग, राइट। तो इसमें टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऐसा लिख सकते हो ड्रेसिंग के अंदर, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, राइट। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ड्रेसिंग क्यों कर रहे हो? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स, राइट। लोकल एंटीबायोटिक्स तो देते ही है, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि सेफ्ट्रिएक्सोन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, राइट, क्लिंडामाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, एमोक्स विथ क्लेवुलेनिक एसिड हो गया, राइट। तो इस तरह के जो एंटीबायोटिक्स है ये भी दिए जा सकते हैं। और टिटेनस शॉट दिया जाता है, टिटेनस टॉक्साइड का एक शॉट दिया जाता है। शॉट मतलब टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, टीटी। यदि कोई कोई थर्मल बर्न है या ये अपना केमिकल बर्न है, राइट, कोई मेटल की गर्म चीज़ लग गई है उससे बर्न हो गया है, तो इसमें वुंड होता है और वुंड के अंदर टिटनस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए और डिलीवरी के समय भी प्रेगनेंसी के जो मदर रहती है उसमें भी वुंड के चांसेस रहते हैं डिलीवरी के समय, वहाँ पे भी टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी ओपन वुंड ज़्यादा होने की वजह से टीटी का इन्फेक्शन की रिस्क रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टीटी लगाया जाता है, टिटेनस टॉक्साइड इंट्रामस्कुलर। तो इस तरह से ये हो गया आपका, क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ द बर्न, राइट, मेडिकल मैनेजमेंट। आगे बढ़ेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट, राइट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर पहला है स्किन ग्राफ्ट। लिखिए स्किन ग्राफ्ट, स्किन ग्राफ्ट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर स्किन ग्राफ्ट, कुछ स्किन ऐसी होती है जो परमानेंटली डैमेज हो जाती है
और उसके जो भी हेयर फॉलिकल्स और डर्मिस और अंदर की जो ब्लड सप्लाई है वो सारी क्या हो जाएगी, परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, या मैं ये कहूँगा कि वो गैंग्रीन भी हो सकती है, या क्या हो सकती है, साइनोस्ड हो जाएगी, या वहाँ पे जो नर्व सप्लाई है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, वेसल्स हैं, वो ऑलमोस्टली डैमेज हो जाती है, और इसीलिए उस स्किन की ग्रोथ नहीं हो पाती, उस स्किन के अंदर सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, और वो अपने आप को फिर से नहीं बना सकती है, रिकवरी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से परमानेंट जो स्किन डैमेज यदि हो जाए, हमें चांसेस कम लग रहे हैं, या वुंड को कवर करने के लिए स्किन की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। तो इसलिए बॉडी के किसी और एरिया से स्किन का पीस लिया जाता है और वहाँ पे स्किन प्लास्ट किया जाता है, तो जिसको अपन स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, राइट। जैसे थाई की स्किन हो गई, एब्डोमेन की स्किन हो गई, इन स्किन्स को बर्नड एरिया पर ग्राफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग के बहुत सारे टाइप रहते हैं, एक बार हेडिंग लिख लेता हूँ मैं, स्किन ग्राफ्टिंग। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, राइट, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। स्किन ग्राफ्टिंग के अंदर सबसे पहले कुछ आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, जैसे कि ऑटोग्राफ्ट क्या है, ऑटोग्राफ्ट क्या है, राइट। किसी पर्सन की खुद की स्किन खुद को ही लगाई जाए, पर्सन की ही थाई की स्किन पर्सन को ही आर्म्स पे लगाई जाए या फेस पे लगाई जाए, तो वो ऑटोग्राफ्ट हो गया, राइट। इसके बाद होता है जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट के बाद होता है एलोग्राफ्ट, राइट। एक बार मैं टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लिख देता हूँ, एलोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट। तो इनका मीनिंग क्या है, खुद की स्किन लगाना, दूसरे ह्यूमन की लगाना, ट्विंस बेबी की दूसरे बेबी में लगाना, एक ट्विंस में 2 बेबी रहते हैं, एक बेबी का दूसरे बेबी में लगाना, तो इस तरह से क्या इनके मीनिंग निकलते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। ट्विंस वाला एग्जाम्पल कौन से वर्ड के लिए है, एनिमल वाला एग्जाम्पल किसके लिए है, ऑटोग्राफ्ट का एग्जाम्पल क्या है, ये आपको होमवर्क करना है और सर्च करके इसमें लिखना है। आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक सर्जरी, राइट। स्किन ग्राफ्ट के अलावा एक और सर्जरी का नाम है प्लास्टिक सर्जरी। नेक्स्ट सर्जरी रहती है प्लास्टिक सर्जरी, लिख लिया। तो सर्जिकल मैनेजमेंट 2 तरह के होते हैं, स्किन ग्राफ्ट और प्लास्टिक सर्जरी। और कभी कभी सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज हो जाती है, मसल्स डैमेज हो जाते हैं, बोन डैमेज हो जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग भी सर्जरी होती है, मसल्स की सर्जरी होगी, बोन की सर्जरी होगी, राइट। यहाँ पर यदि कोई पर्सन सर्जरी के लिए जाता है, चाहे वो स्किन ग्राफ्ट के लिए जाए या बोन सर्जरी या मसल सर्जरी के लिए जाए, यदि कोई बर्न वाला पर्सन है और सर्जरी के लिए जाता है, तो हमारे क्या क्या रोल है, राइट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रोल ऑफ नर्स विद द पेशेंट of burn, role of nurse with the patient of burn, या role of the nurse with the burn patient during surgery, burn patient during surgery, राइट, या इन सर्जिकल वार्ड, ठीक है। कोई बर्न पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो क्या क्या रोल आपके रहते हैं, तो प्री ऑपरेटिव रोल, इंट्रा ऑपरेटिव रोल और पोस्ट ऑपरेटिव रोल तो हमने फर्स्ट ईयर्स में, सेकेंड ईयर्स में बहुत अच्छे से पढ़े। उसके साथ आपको ये मेंशन करना है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रीदिंग असेसमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है फीडिंग ट्यूब, और थर्ड पॉइंट है असेसिंग ब्लड फ्लो अराउंड द वुंड,
assessing blood flow around the wound, right? तो इस तरह से ये आपके सर्जिकल मैनेजमेंट हो गए। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बर्न का बचता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई है। मॉडिफाइड ब्रुक फार्मूला क्या है, सर्जरी कौन कौन सी होती है, 2 तरह की होती है, स्किन और प्लास्टिक सर्जरी 2 तरह की होती हैं, और इसके बाद मेडिसिन क्या क्या देते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। नोट्स लिखिए, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई डाउट है, ठीक है। और कोई चीज़ कहीं से डिटेल पढ़नी है, डिटेल समझना है, वैसे डिटेल ही पढ़ रहे हैं अपन, इनफ पढ़ रहे हैं, राइट। डिटेल तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पर यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम को देखते हुए और समय को देखते हुए अपन इतना जो भी पढ़ रहे हैं मोर देन इनफ है। अच्छे से पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं, जल्दी से जल्दी नोट्स बनाएं, मुझे बताएं ताकि इसमें कोई करेक्शन हो तो मैं आपको एडवाइस कर सकूं। ऑल द बेस्ट।